दिल्ली में वैकेंसी निकली नहीं फ्रेशर्स के लिए। कोई एग्ज़ाम रिक्वायर्ड नहीं है उसके लिए, डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू होगा। वैकेंसी भी अच्छी खासी है। बात करें सैलरी की तो वो भी अच्छी है। तो गुड आफ्टरनून सभी को, कैसे हैं आप सभी। आज अपन बात करेंगे नई वैकेंसी की जो कि दिल्ली में निकली है। इसमें अराउंड 8 वैकेंसी निकली है। लॉ रिसर्चर फॉर कमर्शियल कोर्ट ऑफ साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट सकेत कोर्ट न्यू दिल्ली। तो इसका आपको परफॉर्मे में एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। वहाँ पे जाके ही इसका एड्रेस रह जाएगा अपना जनरल ब्रांच साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट सकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली। आप कभी भी 10 से 5 के बीच में जाके सबमिट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को ऑन वर्किंग डेज 9/8/2024 से पहले पहले। तो इसको आप सबमिट कर देंगे और इसके बारे में अपन आगे बात करते हैं। क्या परफॉर्मा रहेगा फॉर्म सबमिट करने का, वो सब अभी अपन बात करेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म है लॉ रिसर्चर फॉर डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो इसमें आपका सिंपल नाम है, फादर्स नेम आ जाएगा, पोस्टल एड्रेस है, आपका फ़ोन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी सही डालना अपनी इसमें, एकदम चेक करके अच्छी तरह सही से करना, क्योंकि वो ईमेल के थ्रू आपको रिवर्ट बैक करते हैं। तो कोई इशू नहीं हो इस चीज़ में। क्वालिफिकेशन डालना है इसमें, अपने मार्क्स परसेंटेज जो भी आई है, एक्सपीरियंस डालना है अपना, और एक अपनी कंप्यूटर लैंग्वेज होनी चाहिए आपको, थोड़ा बहुत कंप्यूटर वम्प्यूटर भी चलाना आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप देख लेना। अपन आगे चलते हैं। फिर डिक्लेरेशन फॉर्म साइन, इसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा। इसमें कि नाम वाम भर के ये जो ड्यूली साइन है, सिग्नेचर, नाम सब आ जाएगा इसमें। फिर आते हैं अपन इसके शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट की, जो कि गाइडलाइन दी गई है लॉ रिसर्चर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। इसके आगे बढ़ते हैं तो इसकी सर्विस, जो इंटाइटल्ड आप सर्विस होगी लॉ रिसर्चर की, वो डिस्ट्रिक्ट जज कमर्शियल कोर्ट में होगी दिल्ली में। लॉ रिसर्चर की जॉब रहेगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए एग्रीगेट, और आपके पास एनरोलमेंट होना चाहिए एज एन एडवोकेट विद द बार काउंसिल। आपको गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, मतलब आपको अच्छा खासा कंप्यूटर चलाना आना चाहिए ताकि आप उस पर काम कर सकें। और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है आपके पास लॉ के रिलेटेड, लॉ की, तो आपको प्रेफरेंस थोड़ी ज़्यादा दी जाएगी। एज एंड नेशनलिटी की बात करें तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एज 32 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन होएगा इसमें आपका, अगर आप कैंडिडेट नॉट बी इंगेज और अपॉइंटेड एम्प्लॉयड एल्सवेयर और हर, तो इसका मतलब है कि आप कहीं पहले से जॉब नहीं करते होनी चाहिए, आप फ्री होनी चाहिए उस टाइम पे। आपकी कोई भी जॉब नहीं होनी चाहिए जिस टाइम पे आप अप्लाई कर रहे हो इसको। आगे बात करें तो कैंडिडेट कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए आपके ऊपर, कुछ भी ट्रबल कुछ भी नहीं होना चाहिए। और कैंडिडेट कोई भी आपका बार काउंसिल के थ्रू या कुछ भी है, कोई भी एक्शन नहीं चलना चाहिए उनके थ्रू आपका। बात करें अपन टर्म्स एंड नेचर ऑफ एंगेजमेंट की, तो इसमें लॉ रिसर्चर शैल बी एंगेज्ड लॉ रिसर्चर, आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होएगा इसमें। जो भी आप साइन वाइन सब कराई दी जाएंगे। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब रहेगी आपकी, उसके बाद में आगे ये पोस्ट करते रहते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट शैल नॉट कन्फर अपॉन द लॉ रिसर्चर एनी राइट क्लेम फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट और कंटिनेंस इन सर्विस बियॉन्ड द एक्चुअल पीरियड ऑफ एंगेजमेंट। लॉ से इसमें इस लाइन में कहना चाहता है थर्ड पॉइंट में कि आपका कोई भी लॉ रिसर्चर को डिस्चार्ज कर सकते हैं विच इमीडिएट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। आपको निकाल भी सकते हैं, कोई रीजन नहीं दिया जाएगा अपने जज के थ्रू, या फिर कोई भी जो भी जिसके अंदर आप अपॉइंट हो उससे आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी जाएगी, सीधे वो आपको निकाल दे सकते हैं। कोई नहीं, इसमें आगे मैं बताऊंगा इसका भी क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। A law is intended to pursue leave engagement shall be required for at least 1 month prior notice। अब जैसे कि आपको होगा कि भाई हमारा कॉल इंटरव्यू, फिर आप जुडिशरी दे रहे हैं, तो ठीक है हमारी वैकेंसी आ गई तो आप उस तरफ जा रहे हैं, तो आप इनको प्रायर 1 महीने का नोटिस पहले दे दीजिए। उसके बाद में आप ये आपको छोड़ देंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है। और एग्जामिनेशन की बात करें, अपनी सैलरी की बात करें तो 50,000 महीना रहेगी। काफ़ी अच्छी है, भी एक दो रिसर्चर की जो स्टार्टिंग है फ्रेशर्स के लिए अच्छी है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। अटेंडेंस एंड लीव, अब अपन बात करें लीव की तो आपको 12 दिन की छुट्टी
टोटल ओवरऑल एक साल में 12 छुट्टियां आपको अलाउ की जाएगी। जो भी आपका एंगेजमेंट पीरियड रहेगा, मतलब एक साल का अपन ओवरऑल बात करें तो 12 छुट्टियां आपकी एक साल में, तो अराउंड एक महीने में एक अराउंड जैसे भी आपका वो रहता है उस हिसाब से। A law register shall not proceed on leave without approval from the concerned district judge। आप जिसके अंडर भी असाइंड हो, आप जो भी जज आपको असाइंड है, आपको उससे पहले प्रायर नो नोटिस पे आपको लीव अप्रूवल लेना पड़ेगा। बिना उसके आप उसको बिना बिना उसके बोले आप नहीं नहीं ले सकते छुट्टी। आपको नोटिस या फिर जो भी है आपसे पहले आपको प्रायर इन्फॉर्म करना पड़ेगा अपने जज को। और अगर कोई इमरजेंसी है तो उसकी बात अलग है, बाकी इन नॉर्मल केसेस आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा पहले। आप इमीडिएट तरीके से आप लीव नहीं ले सकते। तो इसके आगे अपन बात करें तो विंटर में 5 दिन की छुट्टी रहेगी आपकी, कैजुअल लीव रहेगी। और अपन बात करें जून में आपकी 10 दिन की रहेगी। और इसमें आगे अपन बात करेंगे द लॉ मे बी ग्रांटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेडिकल लीव अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 days। आपको 10 दिन से ज्यादा मेडिकल लीव नहीं दी जाएगी। नो स्टाइपेंड शैल बी पेड फॉर अनऑथराइज एब्सेंस। आप बिना बात के जो भी अपन हो गए, आप आए नहीं तो उस हिसाब से आपको स्टाइपेंड कट ही जाएंगे, आपकी सैलरी में से जो पैसे कट होते हैं। तो ये चीज तो होती है, पर ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा इनकी तरफ से कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, कैसे क्या हुआ है, आपने क्या क्या जो आपका जॉब पीरियड था उसमें क्या हुआ, वो सब पूरी डिटेल्स, पूरा सर्टिफिकेट ये देंगे आपको। कंडक्ट ड्यूरिंग एंड आफ्टर टर्म एंगेजमेंट, ये है द लॉ रिसर्च एंड मेंटेन एब्सोल्यूट डिवोशन ड्यूटी एंड हाई कमांड। तो इसमें सीधी सी बात ये है कि आपको वर्क के थ्रू अपना बहुत बेस्ट देना पड़ेगा। जो भी आपके पास टाइम असाइंड वर्क होगा वो आपको करना पड़ेगा, सब कुछ उस तरीके से काम चलना पड़ेगा। लॉ रिसर्च शैल नॉट एक्सेप्ट एनी अदर असाइनमेंट ड्यूरिंग द टर्न ऑफ एंगेजमेंट। इसका मतलब है कि आपको कोई भी दूसरा काम नहीं देना है जब तक आप इस जॉब को कर रहे हो। आप और कुछ नहीं कर सकते हो इसके अलावा, जो आपको जॉब असाइंड है आप पर्सनली अपना कुछ नहीं कर सकते हैं। Law research shall not appear before the district judge with whom he has been attached for a minimum 1 year after the completion of engagement। लॉ रिसर्च आपको अपीयर नहीं करा जाएगा जिसके सामने आप जिसके सामने अपीयर नहीं हो सकते जिसके साथ आप 1 साल तक काम कर चुके हैं। ये सब चीजें हैं। लॉ से फॉलो द ड्रेस कोड, आपको ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा एकदम अच्छे से, जो भी होता है। और लॉ रिसर्च had obtained a new due certificate from all branches of the district court on completion of tenure। जब आपका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, 1 साल का जो भी आपका टेन्योर रहता है, तो उसके बाद में आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे सभी ब्रांचेस से। एक्सेस अवेलेबल ऑफ लीगल रिसर्च ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, the auditor shall access to the courtroom and all the discretion of the district judge if necessary the chamber of the judge and the office। जो भी होता है आपको एक्सेस दिया जाएगा कोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जज का डिस्क्रिप्शन रहता है, तो ये कोई ऐसी कोई इशू वाली बात है नहीं। प्रोसेस एंड मेथड ऑफ सिलेक्शन, अब बात करें अपना सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन है लॉ रिसर्चर का फॉर डिस्ट्रिक्ट जज, इनिशिएट होएगा ये प्रिंसिपल स्टिक सेशन जज के थ्रू। और इसमें नोटिस आपको इनविटेशन एप्लीकेशन दी जाएगी आपको फॉर एंगेजमेंट ऑफ रिक्विजिट अंडर लॉ रिसर्चर ऑफ जजेस। आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि कैसे आप किसके अंदर असाइंड हो और क्या आपका ड्यूटी है, वो सब आपको गाइडेंस दी जाएगी। और इसमें शॉर्ट लिस्ट होएगा, सीधी सी बात है। द सिलेक्शन कमिटी ऑफ लॉ रिसर्च शैल कंप्राइज द प्रिंसिपल जज, फैमिली कोर्ट एंड इन द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। The final selection shall be made on the basis of personal interview। जैसे आपको पहले शॉर्टलिस्ट कर लिया, जैसे सभी कैंडिडेट ने पहले उसमें से जो भी आते हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया। अब शॉर्टलिस्ट के बाद जो फाइनल सिलेक्शन होएगा वो होएगा आपका पर्सनल इंटरव्यू होएगा 1-on-1। जो भी आपका इंटरव्यू सामने दिया जाएगा उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू बाय सिलेक्शन कमिटी। The final selected candidate as per the merit list will be given appointed by the letter। आप जो भी सेलेक्ट हो जाएगा, फाइनल जो इंटरव्यू है उसमें सेलेक्ट हो जाएगा, उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ठीक है, उसकी तरफ से आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे।
और सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा कि हाँ ठीक है आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो आपको दिया जाएगा। द अपॉइंटमेंट और रिसेशन shall be assigned to the district judge commercial in the district concerned district section judge. The concerned district judge may transfer law researcher from one commercial court to another within the district. अब जैसे आप असाइंड हुए तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कमर्शियल में आपको ट्रांसफर किया जा सकता है एज अ लॉ रिसर्चर। तो वो उनकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर रहेगा वो सब। द लॉ रिसर्चर फंक्शन अंडर डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जज कमर्शियल कोर्ट के अंडर कंट्रोल में रहोगे आप। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें अपन तो विल बी एक्सपेक्टेड टू रेंडर असिस्टेंट टू द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जज not only in respect of judicial function but also in administration functions of district judge commercial court as may be assigned by him। ऐसा नहीं है कि आपको खाली जो भी जज है कमर्शियल कोर्ट के ही आपको वो करना है, नहीं। जो भी फंक्शंस होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के, आपको उसको भी लेके सब कुछ संभालना पड़ेगा। ड्यूटी और आवर्स और प्लेस की बात करें अपन अब, तो ड्यूटी ऑफ आवर रजिस्टर ऑफ द कोर्ट वर्किंग आवर्स रहेगा अपने, इसमें कोई इशू नहीं है, वो वर्किंग आवर्स रहेगा। और इसके अपन आगे बात करें तो वो जज के ऊपर डिस्क्रिप्शन है कि वो कैसे क्या करता है। द लॉ रिसर्चर में ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू अटेंड ऑफिस रेजिडेंशियल ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। अब जैसे जज ने बोल दिया भाई आज आपको रेजिडेंशियल ऑफिस पे आना है मेरे, जो भी सबका जज का एक ऑफिस होता है रेजिडेंशियल में बना के रखते हैं या जो भी होता है उनकी प्लेस पे, अगर उनने आपको बुलाया है तो आपको वहां पे जाना ही पड़ेगा। The law researcher may be posted with any district judge in the concerned district। तो ये सब है अंडरटेकिंग और डिक्लेरेशन फॉर्म द सेलेक्टेड कैंडिडेट बिफोर ज्वाइनिंग लॉ रिसर्चर साइन द अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 2, जो मैंने वो सेकंड वो बताया था कि हाँ ठीक है जब आपका सिलेक्शन हो गया ज्वाइनिंग लेटर हो गया आपका, तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा इन द शेड्यूल 2 में डिस्क्राइब्ड है ये।